This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अनुभा। Thank you, Amit. Benchmark domestic indices decline marginally. Sensex drops 71 points. Nifty settles at 24,366. India's wholesale inflation eases to 9.78% in July this year. And global crude oil prices rise. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट। सेंसेक्स में 71 अंक का नुकसान। निफ्टी 24,366 के स्तर पर बंद। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जुलाई के दौरान मामूली गिरावट से 9.78% दर्ज। और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त। And as always, before we start the program, here is an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। सप्ताह के अंतिम कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मामूली गिरावट से 71 अंक गिरकर 78,009 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 30 अंक के नुकसान से 24,366 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 0.5% और एनएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% की गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर कारोबार की शुरुआत दबाव से हुई और पहले सत्र में दोनों सूचकांक मंदी के दबाव में बने रहे। हालांकि बाद में गिरावट में थोड़ी कमी आई और कारोबार के अंत में सूचकांक गिरावट के साथ ही बंद हुए। Benchmark domestic equity indices ended marginally lower on the last trading day of the week. The Sensex dropped 71 points to close at 78,009. The Nifty dipped 30 points to settle at 24,366. The broader market also remained under pressure. The Nifty Mid-Cap 100 index declined 0.5%, while the Nifty Small Cap 100 index slipped 0.7%. The markets opened on a weak note amid uncertain geopolitical conditions. Both benchmark indices remained under pressure during the first half of the session. However, in the latter half, the indices spared some of their intraday losses before closing in negative territory. सेंसेक्स पैक की 30 में से 23 कंपनियों में गिरावट रही। गिरावट वाले शेयरों में एशियन पेंट्स 1.7%, इंडिगो 1.4% और एनटीपीसी 1.2% के नुकसान से बंद हुए। हालांकि भारतीय एयरटेल 2.5%, अडानी पोर्ट 1.8% और आईसीआईसीआई बैंक 0.6% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे। In the sectoral indices on the BSE, 23 out of 28 sectors ended in the negative zone. Among the top losers, housing finance declined 1.4%. Mid-small private banks quality tilt dropped 0.6% and energy as well as oil and gas fell nearly 0.5%. In contrast, hospitals increased 1.5%, telecommunication gained 0.9% and insurance added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,393 companies declined. Shares of 1,896 companies advanced, while shares of 213 companies remained unchanged. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली बढ़त से 95 रुपये 43 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। विशाल, क्या नजर आता है बाजार में
ट्रिगर क्यों नहीं आ पा रहा, या बाजार में कौन सा दबाव है जो बाजार को अभी भी तेजी बढ़ाने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा है? बाजार दबाव में खुलते हैं, कुछ उसमें सुधार आता है, लेकिन अंत में दबाव ही हावी रह जाता है। देखिए, आपने सही कहा। अगर आज के बाजार पर नजर डालें तो जो शुरुआत हुई वो बड़े दबाव में हुई, लेकिन दोपहर बाद वो जो दबाव जब अपनी पीक पर पहुंचा तो उसके बाद एक बार फिर से खरीद शुरू हुई शेयरों की, और थोड़ी सी रिकवरी जरूर हुई। इस तरह का पैटर्न केवल आज की बात नहीं है। मोटे तौर पे अगर निफ्टी को देखें तो लगभग पिछले 8 या 9 सेशन में ही पैटर्न रहा है। इस पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट लगभग 0.8 और 0.6% के आसपास की गिरावट रही है। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन एक एंथुजियाज्म की कमी है जिसे आप कहें मार्केट में, और वो कमी एंथुजियाज्म की कई फैक्टर्स के कारण है। कुछ फैक्टर्स इंट्रा मार्केट कहे जा सकते हैं, यानी कि जो एक एक करके जो नतीजे आ रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, यानी कि जिनको सेक्टोरल लीडर्स कहा जाता है, वो उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ खास तौर पर उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतर रहे हैं जितने होने चाहिए थे। पहली बात तो ये। और दूसरा, बाजार हमेशा थोड़ा सा इंटरनेशनल फैक्टर्स की तरफ भी उसकी नजर जाती है। तो जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, खासतौर पे मिडिल ईस्ट की बात करें, यानी कि ईरान बनाम अमेरिका जो तनाव जारी है, उसमें उम्मीद जरूर जगी थी अब से 10-15 दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, कि इसका समाधान निकल रहा है, इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन पिछले लगभग 8 से 10 दिन में उस तस्वीर में जो बदलाव हुआ है उसका असर बाजारों पे ज्यादा देखने को मिल रहा है बनिस्बत जैसे हम तेल की कीमतों की बात करें, क्योंकि वो सेंटिमेंट नहीं उभर के सामने आ रहा है। यानी कि निवेशकों को ये लग रहा है कि शायद अभी इसमें समाधान थोड़ा और समय लगेगा, तो थोड़ा सा और कॉशियस रहने की जरूरत है। इसीलिए जो FII की बिकवाली है वो भी जारी है। हालांकि आंकड़ा आज का देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग अगर मैं गलत नहीं तो शायद 500 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है जो बिकवाली FIIs ने की है। लेकिन मोटे तौर पर जो बड़ी पिक्चर उभर के आती है उसमें फिर हम बाजार की तरफ देखते हैं कि आज घटा या बढ़ा जी, तो वो घटा ही है। अगर वो 0.8% भी घटा है तो वो घटा ही माना जाएगा, अगर वो 0.1% घटा है तो भी घटा ही माना जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि एक सस्टेन्ड एफर्ट मार्केट में जरूर है कि इसको ये जो ट्रेंड है इसको किस तरीके से कंट्रोल में रखा जाए, काबू में रखा जाए, और एक कोई इंडिकेटर का इंतजार है, किसी एक इंडिकेटर का इंतजार है, और मुझे लगता है कि वो स्पर जो है बाजार में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। So Vishal, you were saying that till the time the market sees some kind of a spur, a kind of trigger, basically what is going to happen is that the geopolitical conditions, the geopolitical scenario, the way it is what is going to weigh on the minds of investors till there is a clearer picture, and not just a clearer picture which stays clear for over a long period of time, over a sustained period of time, for markets to take their cues and, get back. It's like, there's a trust factor as well when it comes to bigger international, push and pull or triggers as well. Now, in this scenario, the ongoing tensions in the Middle East, I think trust factor plays a very important role. Nothing seems to be, fixed and finalized, because for the past 2-3 months, what is happening is a decision is taken, then that decision is renegated upon from either side or from the both sides as well, or there is some other factor which comes into play. So it's going, it's sort of a pendulum effect. It's going to and fro. Too much, happening. By the time the markets try to, recover from a particular event which has happened, something else comes across. Yes. So that is why we've seen this subdued kind of, sentiment in the markets over the past 5 to 7 sessions. And that is not only the factor, but yes, that is a major factor as well. विशाल, अगर सेक्टोरल इंडाइसिस की बात करें, अभी भी पीछे कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि मेटल सेक्टर काफी बेहतर कर रहा था, अब वो भी दबाव में आता हुआ नजर आ रहा है। ये कौन से दबाव हैं जो इस तरीके की चीजों को अभी रोक रहे हैं, या सिर्फ जो आपने शुरुआत में बात करी कि सिर्फ इंटरनेशनल फैक्टर हैं जो बाजार को दिशा देने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहे हैं? देखिए, कई सेक्टोरल इंडाइसेस की जब हम बात करते हैं हमें तो उसमें
हमें ये भी देखना है कि उस सेक्टर पे ज्यादा प्रभाव किस चीज का है। आपने मेटल सेक्टर की बात की, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां किस तरह से चल रही हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो बड़े अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका इस सेक्टर से संबंधित पॉलिसीज में क्या बदलाव आया है, उसका असर, या फिर फ्यूचर में किस तरह की इंडिकेशन आ रही है, उसका असर सीधे पड़ता है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको लगेगा कि ये जैसे कहा जाए मुसीबत के समय के हीरो कहा जा सकता है। जैसे कि अगर आज ही का बाजार हम देख लें तो निफ्टी की तरफ देखें तो मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, और मेरे ख्याल से बीएससी की तरफ देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे जो इंटरनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो या इंटरनल मूवमेंट्स हैं, उनका काफी असर रहता है। उनका प्रदर्शन ठीक रहता है, उनके जो सेक्टोरल लीडर्स हैं, अगर उनके क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो अच्छे आ रहे हैं, और कोई ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है जिसका नेगेटिव असर पड़े, तो वो धीरे से जो नुकसान बाजार में होता दिखाई हो रहा है उसे कवर अप भी कर लेते हैं। तो सेक्टोरल इंडाइसेस को समझना है तो फिर ये भी समझना पड़ेगा कि उनके ऊपर जिन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है वो क्या डोमेस्टिक है फैक्टर्स, या वो इंटरनेशनल ज्यादा है, या वो दोनों का कोई एक मिक्स है। और अगर वो मिक्स है तो आपको वैसा ही मिश्रित रिएक्शन जो है उस सेक्टर की तरफ से भी देखने को। क्या ये माना जाए कि निवेशक अभी उतने सतर्क हैं कि उनको लगता है कि अगर पिछले दिनों से और आज के दिनों में कहीं उस पर्टिकुलर सेक्टर में उनको मुनाफे की गुंजाइश नजर आती है तो वो लंबे समय को छोड़ के अल्प अवधि में अपना कहीं ना कहीं जो बैलेंस शीट है उसको मजबूत कर रहे हैं या उसको ठीक ठाक करने पे? बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त जिन्हें कहा जाए कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के जो इन्वेस्टर हैं वो शायद इस वक्त बहुत तेज गति से अपने मैं कहूँगा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक लंबी दूरी का खिलाड़ी होता है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने कहीं अपना धन निवेश किया है तो बहुत सोच समझ कर किया होगा। हालांकि मैं जरूर कहूंगा कि बीच बीच में उसको उस इन्वेस्टर को उस सेक्टर की पॉलिसीज, उस सेक्टर के जो लीडर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, जिस कंपनी में उन्होंने निवेश किया है उसकी परफॉर्मेंस, उस सब पे नजर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन ये जो समय होता है जब उठापटक चल रही है बाजार में, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो उसमें जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फायदा भी है और कहीं कहीं नुकसान भी है। बहुत संक्षेप में एक चीज ये जानना चाहूंगा, क्योंकि भारत की जो घरेलू परिस्थितियां हैं और सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो एमएसएमई को सपोर्ट देने से इनिशिएटिव ईसीजीएस थोड़े दिन पहले ही सरकार ने दिया है, और इंफ्रा पे भारी मात्रा में निवेश है जो बरकरार है, ये सारी स्थितियां हमारे बाजार को कितना स्थायित्व देने की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाती हैं? इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो आज ही की बाजार की परफॉर्मेंस है। मैंने कहा कि निफ्टी की अगर अपनी तरफ देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर था उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, उसने थोड़ा सा शॉक को एब्जॉर्ब किया। और देखिए जहां तक पॉलिसीज की बात है उनमें कंसिस्टेंसी की कोई कमी नहीं है, लेकिन केवल पॉलिसीज बाजार की दिशा तय नहीं करती हैं। बहुत सारी और भी सेंटिमेंट्स हैं जिनसे बाजार की दशा और दिशा तय होती है, जिनमें डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से वो मोमेंटम बन रहा है बाजार में। चलिए खबरों के कुछ और अच्छी खबरों पर भी नजर डालते हैं। जुलाई के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के दौरान वार्षिक महंगाई दर के मुख्य कारक खनिज तेल, खाद्य पदार्थ, धातुएं, गैर खाद्य उत्पाद और रासायनिक उत्पाद रहे। मासिक आधार पर मुद्रास्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा की महंगाई दरों में कमी आना है। थोक महंगाई दरों में मामूली कमी के बावजूद लगातार तीसरे माह महंगाई दर 9% से ऊपर बनी हुई है। उत्पादक मूल्य सूचकांक में वार्षिक आधार पर 9.57% की बढ़ोतरी हुई, जबकि मासिक आधार पर यह लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा। थोक मूल्य पर आधारित खाद्य सूचकांक जून के 6.14% से बढ़कर जुलाई में 6.65% हो गया। थोक मूल्य सूचकांक में शामिल प्रमुख घटकों में प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर 7% से बढ़कर 8.5% रही। निर्मित वस्तुओं की महंगाई दर 7.5% से बढ़कर 8.3% रही। हालांकि ईंधन और ऊर्जा समूह की महंगाई दर जून के 27.4% से घटकर 20% रह गई। Vishal, if you look at the figures, WI figures, no doubt the overall figures, if you look at it, have come down 9.78% in July vis-a-vis 9.87 in June. But if you look at individual, first of all, I mean, I would like to comment on that, but if you look at the individual sectors, so to speak, we see that as Amit was just reading that overall, if you look at it, except for the fuel, fuel and power group,
other places, in all the other major categories, the WPI has gone up. What would you say to that? The basket of WPI is divided into separate groups. Now, we will have to understand the aspects which go in arriving at this particular figure. Overall, this is a welcome news that it has come down from 9.87 to 9.78%. But there's still a lot of work which needs to be done. Although the reason why it has come down is that the fuel and power group, which has seen sharp decline from around 27%, 20%, that has contributed to this marginal decline which we see. The reason being that group alone constitutes around 30% of the overall basket. Now, this is really important for us to understand, because when we look at the WPI basket, fuel and power is one of the major, group, or one of the major sectors or factors which the money is spent upon. Yes. Be it industries, be it, domestic consumption, and overall as well. So we're talking about the WPI as in a wholesale price index. That is why we see that this has come down. Now, if we look at other figures, other aspects, of course, it has gone up by some margin, 1% here, 1.5% there. But largely speaking, WPI inflation is counted in this manner, and that is why this entire basket is divided into certain groups. If one group has some leverage, and that is the fuel and power group. If you go a little, few months back, in the past, then this was the group which was, facing a lot of pressure because the fuel prices were up, and that is why it was becoming difficult for every economy in the world to go ahead and contain the inflation. But this, I believe, is definitely sort of a welcome kind of figure, although it's marginal, but it is still a welcome kind of figure. विशाल, एक आम उपभोक्ता के लिए, एक आम नागरिक के लिए, देखिए, थोक मूल्य सूचकांक से उसका आमतौर पे बहुत सीधा कहीं कोई रिश्ता नहीं होता. अगर इसमें मामूली गिरावट आती, चाहे वो ईंधन के या ऊर्जा के दामों में ही सही, क्या हम ये माने कि ये आपने अभी कहा अच्छा संकेत है? निश्चित तौर पे अच्छा संकेत है, लेकिन चूंकि इसका वेटेज और जो हमारे अभी जो खाद्य वाला बास्केट है या हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का बास्केट है, उसके प्रदर्शन पे तो निश्चित तौर पे अभी भी महंगाई दर कहीं ना कहीं अभी है, और फिर ओवरऑल 9% से ऊपर बनी है. इसमें कितना चिंता जताने की जरूरत है या कितना सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, मैं कहूं कि आम उपभोक्ता या आम आदमी के लिए एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आम आदमी से पहले सरकार को कितनी राहत पहुंचाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि अगर सरकार के खाते में ऊर्जा और तेल पे खर्च किए जाने वाले धन में से कुछ धन बचेगा, तो वो धन बाकी जगह खर्च होगा, और जब वो बाकी जगह खर्च होगा तो उसका सीधा फायदा आम आदमी को पहुंचेगा. अगर सरकार की जेब में ही पैसा नहीं बचेगा तो वो कहीं और खर्च नहीं कर पाएगी, और अगर वो कहीं और नहीं खर्च कर पाएगी तो उसका फायदा फिर आम आदमी को कैसे होगा? तो इसे इतनी राहत की बात, थोड़ा सा लंबा रास्ता जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर सब्र किया जाए तो आम आदमी तक फायदा जरूर पहुंचेगा. Let's move on. India's foreign exchange reserves rose by $14.1 billion to $707 billion during the week ended August 7th. According to the Reserve Bank of India data, foreign currency assets, the largest component of the reserves, increased by $9.9 billion to $574.6 billion during the week. Gold reserves added $3.9 billion to $108.7 billion. Country's reserve position with the International Monetary Fund was up by $116 million to around $4.9 billion. Special drawing rights increased by $79 million to $18.74 billion. Vishal, again, good news in the sense that foreign exchange reserves rose by, as I said, $14.1 billion in the last week. So somewhere you would say that it's also the international crude oil prices, the effect we can see on the foreign exchange reserves that are here? That, and combined with the recent move by the government and the RBI for the FCNA, the FCNA, the OCIs, and
POIs wherein they can invest, their money in a particular scheme. Now that has contributed a lot, and I can see, although those figures are not here, but I can see, I'm pretty sure that would be a significant part of the contribution. But yes, of course, again, what is saved on one end, if you don't spend it there, then of course it can be considered as a saving, and that is why the exchange reserves, foreign exchange reserves, are a good indicator of how exactly how wisely are we spending our money, and what is the international scenario. So as of now, it looks to be in our favor, to be very honest. बहुत संक्षेप में एक लाइन में, अगर साप्ताहिक आधार पर सरकार की जेब में विदेशी मुद्रा बचती है, इसके संकेत कितने अच्छे नजर आते हैं? देखिए, मैं वही कहूंगा जो मैंने पहले कहा था अमित जी के, अगर जेब में पैसे साप्ताहिक आधार पर जेब में पैसे बच रहे हैं, तो वो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले ही सप्ताह उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर भरता है। तो अब देखना पड़ेगा कि सरकार इन पैसों का इस्तेमाल, या ये जो धन संचय हुआ है, ये किस स्कीम पे होता है, किस सेक्टर पे होता है, किस तरह सरकार उसको खर्च करती है। मोटे तौर पे राहत की बात तो है। मैं बिल्कुल जी। चलिए नजर डालते हैं एशियाई यूरोपीय बाजार पर। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2.4% और जापान के निक्केई में लगभग 0.6% की बढ़त दर्ज हुई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती नजर आई। जर्मनी का शेयर बाजार लगभग 1% की मजबूती से कारोबार करता नजर आया, जबकि लंदन का शेयर बाजार पूर्व स्तर पर कारोबार करता नजर आया। Let's have a look at the US markets. Wall Street ended on a positive note yesterday, buoyed by gains in tech stocks and softer than expected wholesale inflation print. The Nasdaq Composite Index surged 0.8%. The S&P 500 advanced 0.6% to close at a record high of 7,799. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average eked out a moderate gain of 0.1%. On the economic front, the Producer Price Index, or PPI, remained unchanged in July from the previous month. According to data released by the U.S. Department of Labor, headline producer inflation rose 4.7% on an annual basis in July, slowing from 5.5% in June. Very quick question to Vishal. On the basis of the economic, the PPI, figures that have come out, we have another Fed policy meeting coming up next month, exactly a month from now, 15th and 16th September. What's your assessment? Are we going to, the Fed is going to remain like they did not raise the interest rates? Are we going to look at, see the same thing, or do you expect something else? Well, it is, the situation right now is not that conducive to expect any leniency from the Fed, to be very honest. And these figures which are coming in, and the figures which came in previous month as well, they're not indicative of something very positive coming in from Fed. But largely speaking, we should wait and watch, because it's still another 1 month to go. And as far as the US economy is concerned, it is taking rapid turns. I won't say on a daily basis, but at least on a weekly basis, given the fact that there is a lot of direct impact of the ongoing Middle East tensions on the US economy and several sectors as well, specifically the artificial intelligence or the tech sectors as well. Let us see how the next 4 weeks go. That is one, and what the next set of data, specifically the unemployment data and the inflation data, the last leg of the data, which will land, I think, just before the Fed decides, goes ahead and takes a decision. But as of now, the indications which are there, sentiments and indications both, are not very positive. विशाल, अगर इसके साथ एशिया के प्रमुख बाजारों के भी हम चर्चा करें, वहां पे ठीक है, नुकसान तो नहीं है, और जैसा कि पहले कहा जाता था, अब पूरा विश्व एक वैश्विक बाजार बन चुका है। क्या ये माना जाए, क्योंकि वैश्विक स्तर पे भी बहुत सारे जो संकेत हैं वो उतने उत्साहजनक नहीं है, जो बाजार में ट्रिगर की आप बात कर रहे थे, वो भारतीय बाजारों में आ पा रहे? क्या यही एक कारण है, या सभी बाजार निवेशक अभी देखो और सतर्क रहो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, जिस तरह से आपने भी बताया, सब उसी के प्रति चिंतित हैं, या इसके अलावा और भी कोई कारक है? देखिए, केवल मिडिल ईस्ट की बात नहीं है। अगर हम दूसरे कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो यूरोपीय देशों की बात करें, उनके बाजारों की बात करें, तो उनपे रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है उसका सीधा असर पड़ता है। एक खबर इसमें बीच में यह भी आई थी, क्योंकि यूक्रेन से चूंकि वो बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक था, वहां उसके दामों में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है और कमी भी आई है। जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस अर्थव्यवस्था के आसपास
का इलाका जो है, वहां अगर किसी तरह का जियोपॉलिटिकल तनाव है तो उसका सीधा असर वहां भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ तनाव ऐसे होते हैं जिनकी ग्लोबल इंप्लीकेशन है। रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव है उसकी भी ग्लोबल इंप्लीकेशन थी, क्योंकि उसके चलते रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ते हैं, और अगर इन दोनों के बीच तनाव बढ़ते हैं तो उसका असर बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर देखने को मिलता है। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसका सीधा असर फ्यूल प्राइसेस पे और उसका सीधा असर एनर्जी सेक्टर पे पड़ता है, जिसका असर इन टर्न पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर पड़ा, और हमने देखा भी किस तरह से पड़ा। फिर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, कुछ सेक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर हो, और उसका असर भी देखने को मिलता है। और फिर कुछ इंटरनल पॉलिसीज जो हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में, लगभग 2 से 3 साल में, हम सब लोगों ने देखा है कि कई सारी अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको और इंटरनली बाउंड कर दिया है। तो उसका कितना असर बाहर पड़ेगा, किस तरह से वो प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो ये सब फैक्टर्स मिला के एक पिक्चर क्रिएट करते हैं जिसमें मार्केट ढूंढती है कि कोई स्पर तो मिले, कोई एक स्पार्क तो मिले। अब वो उसी का इंतजार शायद हो रहा है। Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today after the United States threatened an indefinite naval blockade of Iran. Brent crude was trading 0.1% up at $87 and 11 cents per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.3% up at $81 and 50 cents per barrel when reports last came in. घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.5% के नुकसान से 1,52,363 रुपए प्रति 10 ग्राम पे रहा, जबकि चांदी 0.2% की कमजोरी से 2,33,842 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई। विशाल, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे कच्चे तेल में एक खबर आती है, थोड़ी सी उसकी कीमतें वापस से दबाव में आती, बढ़त के तौर पे करती हैं। लेकिन पिछले अगर एक सप्ताह की बात मैं सिर्फ सोने चांदी के ऊपर केंद्रित करूं, सोना वहां से काफी लंबा सफर तय कर चुका है। जहां पहले लग रहा था कि नहीं सोने में अभी और गिरावट आ सकती है, वहां से सोना वापस से रिबाउंड हुआ। अब ऐसी स्थिति में ये तेजी का क्या कारक है और कच्चे तेल की कीमतों में वो किस करवट लेती हुई नजर आएगी फिलहाल की परिस्थितियों में? देखिए, मैं संक्षेप में कहूंगा, कच्चे तेल की कीमतों में तो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन सोने में आपने सही कहा, ये अनुमान मेरा भी है कि अब जो गति धीमी गति जो सोने ने पकड़ी है, मुझे लगता है वो धीमी गति से बढ़ोतरी जारी रहेगी। वो गति बहुत तेज ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बढ़ोतरी जो है ये धीरे धीरे जरूर जारी रहेगी। विशाल, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Thank you, Amit. Benchmark domestic indices decline marginally. Sensex drops 71 points. Nifty settles at 24,366. India's wholesale inflation eases to 9.78% in July this year, and global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.